हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल और मैं हूं कंचन मित्तल। और आज हम लोग एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो है क्लास इक्वेशन। तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्लास इक्वेशन में क्या क्या होता है, उसकी क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस होती हैं, अगर अबेलियन ग्रुप होता है तो उसकी पर्टिकुलर क्लास इक्वेशन क्या होती है। तो सिमिलरली जैसे मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था कि अगर कोई ग्रुप है जी, उसका ऑर्डर है पी क्यूब और वो क्या है, नॉन अबेलियन, ठीक है। तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, जैसे पी क्यूब, अगर पी क्यूब है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, पी प्लस पी स्क्वायर, सॉरी वन प्लस, हाँ ठीक है, वन प्लस वन पी टाइम्स प्लस पी, ये में भी होता है कुछ पी स्क्वायर प्लस वन टाइम, ये आप लोग चेक करना, शायद यही होता है, ठीक है। तो ये इसकी क्लास इक्वेशन। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 2p है और 2p कैसा है, ये मेरा ऑड प्राइम है, तो इसकी क्लास इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने डिस्कस करा था। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप बचता है, ठीक है, मतलब बच रहे हैं, अभी मैं एक एक करके सारे को कराते जाऊंगी। जैसे मैं बात यहाँ पे भी डायहेड्रल ग्रुप की करूंगी। डायहेड्रल ग्रुप को बताने से पहले मैं एक जनरल के लिए बात करना चाहूंगी। फॉर सपोज एक ग्रुप है पी क्यू टाइप का, वेयर पी एंड क्यू क्या है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स है, ठीक है। तो अगर इस टाइप की कोई ग्रुप का ऑर्डर है और ये नॉन अबेलियन है ऑब्वियसली, क्योंकि अबेलियन के लिए तो मैंने बताया था कि उसके लिए तो क्लास इक्वेशन के बारे में हम डिस्कशन नहीं करते, क्यों, क्योंकि वो अबेलियन है तो वन प्लस वन अप टू वन कितनी टाइम्स, ऑर्डर ऑफ जी टाइम्स, तो उसके लिए बहुत सिंपल केस है। तो हम बात किस में करेंगे, जब भी हम क्लास इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉन अबेलियन केस में। तो अगर इस टाइप का है तो आप लोग क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे, अब देखो, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके दिखाती हूँ। प्रूफ क्या मतलब, बताती हूँ कि इस टाइप की चीजें कैसे हो सकती है। फॉर सपोज 21 ऑर्डर का ग्रुप है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 × 3, बोथ आर डिस्टिंक्ट प्राइम्स। अब इसको कैसे लिखेंगे, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बताना चाहूंगी, एक चीज है यहाँ पर, ठीक है। अगर इससे पहले एक रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या बोलता है, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज पी क्यू एंड इफ जी इज एन नॉन अबेलियन ग्रुप, such that where p and q are distinct primes, ठीक है। तो क्या होगा देन, जो ऑर्डर होगा ना सेंटर का, वो हमेशा क्या आएगा, वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में जब हमें इन टाइप के क्वेश्चंस की क्लास इक्वेशन निकालनी है तो उसमें ये यूज होगा। अब हम इसको देखते हैं कि ये होगा कैसे। इसका प्रूफ बहुत ईजी है, अगर आप लोग एक बार खुद से भी ट्राई करना चाहो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब देखो, जो सेंटर ऑफ जी है वो क्या है, एक सब ग्रुप है जी का, ठीक है। अब जी एक फाइनाइट कैसा है, एक जी फाइनाइट नॉन अबेलियन ग्रुप है। तो फाइनाइट ग्रुप्स के लिए मुझे लेग्रांज थ्योरम से पता है, लेग्रांज थ्योरम क्या कहती है, लेग्रांज थ्योरम कहती है कि अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो सब ग्रुप होता है ना, ऑर्डर ऑफ द सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, पी क्यू। तो यानी कि इसके पास, ग्रुप के पास क्या क्या चॉइसेस हो गई, वन हो सकता है, इसका ऑर्डर पी हो सकता है, क्यू हो सकता है। लेकिन देखो पी क्यू कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमने जी कैसा लिया है, नॉन अबेलियन। क्योंकि देखो, जैसे ही अगर सेंटर ऑफ जी का ऑर्डर पी क्यू हो जाएगा, यानी कि जो पूरा का पूरा ग्रुप है, सब ग्रुप सेंटर जी है, वो जी के अबेलियन होगा। इसका मतलब तो सारे एलिमेंट्स क्या होगा, इट मीन्स सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर गए, यानी कि ग्रुप क्या हो गया, अबेलियन। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इट मीन्स, तो जो यहाँ पर जो सेंटर का ऑर्डर है वो वन हो सकता है, पी हो सकता है, या क्यू हो सकता है। अब देखो, तो सबसे पहले चॉइसेस ले लो। देखो मुझे ये प्रूव करना है, तो पहले मैं कह लेती हूँ कि पी और क्यू है। केस वन, अगर सेंटर का ऑर्डर क्या हो जाता है, पी हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जी बाय जेड जी क्या आ जाएगा, पी क्यू बाय पी, यानी कि क्यू। और क्यू क्या है, एक प्राइम है,
दिस इम्प्लाइज, अच्छा पी प्राइम है, यानी कि मैंने बताया था कि अगर g बाय जेड, अच्छा तो यानी कि जो g बाय जेड जी है वो किसका आइसोमॉर्फिक हो गया, z क्यू के, क्योंकि अगर देखो किसी ग्रुप का ऑर्डर q है तो वो साइक्लिक हो गया और वो किसके आइसोमॉर्फिक हो गया, z क्यू के। ये आप लोग आइसोमॉर्फिज्म वाला जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको जाके देखिए, वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, और मैं ट्राई करूंगी मैं इधर की तरफ जो है आई टैब पे उसका लिंक भी दे दूं। अच्छा तो यानी कि ये ग्रुप कैसा हो गया, आइसोमॉर्फिक हो गया जेड जी, यानी कि g बाय जेड जी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया ना। अच्छा फिर मैंने एक थ्योरम भी कराई थी लास्ट लेक्चर में कि इफ g बाय जेड जी इज साइक्लिक दिस इंप्लाइज g इज अबेलियन। तो g बाय जेड जी इज साइक्लिक इंप्लाइज g इज अबेलियन, लेकिन हमने तो g को कैसा लिया था, नॉन अबेलियन लिया था ना, यानी कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि ये केस तो नहीं हो सकता। तो केस 1 और ग्रुप का ऑर्डर p तो नहीं होगा। अब केस 2 की बात करते हैं। अगर ग्रुप का ऑर्डर वो, अगर सेंटर का ऑर्डर क्या हो जाता है q, अगर सेंटर का ऑर्डर q हो जाता है तो देखो ऑर्डर ऑफ g बाय जेड जी क्या आएगा, पी क्यू बाय क्यू, यानी कि p आ जाएगा, यानी कि इस केस में g बाय जेड जी किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, zp के। तो जैसे ही ये zp के आइसोमॉर्फिक हो गया, g बाय जेड जी क्या हो गया, साइक्लिक हो गया, और g बाय जेड जी साइक्लिक इंप्लाइज g इज अबेलियन। तो फिर से हमारे पास क्या आ गया, कॉन्ट्रडिक्शन, यानी कि इन दोनों में से कोई भी केस नहीं हो सकता। तो फिर हमारे पास अब केस कौन सा आया, दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ zg क्या आएगा, 1, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, यानी कि देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ये एज अ ऑप्शंस में भी आ सकता है कि अगर एक ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है और पी और क्यू का डिस्टिंक्ट प्राइम है, सच दैट ग्रुप इज नॉन अबेलियन, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द सेंटर ऑफ दैट ग्रुप। तो यू कैन से दैट द सेंटर ऑफ ग्रुप कंसिस्ट वन एलिमेंट दैट इज वन एंड ओनली वन, दैट इज एग्जैक्टली आइडेंटिटी, और उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1। तो ये चीज हम लोग अभी जो क्वेश्चंस में कराते हैं उसमें यूज करेंगे। इसका प्रूफ देख लो कितना इजी है, देखो मैंने कुछ नहीं लगाया, बस कौन सी थ्योरम लगाई, g बाय जेड जी साइक्लिक इंप्लाइज g इज अबेलियन, और उसका प्रूफ भी बहुत ज्यादा इजी था। अब हम आते हैं क्लास इक्वेशन, जो मैंने अभी अभी ग्रुप आप लोगों को लिख के बताया था ऑर्डर 21 का नॉन अबेलियन ग्रुप, तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी। तो यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है फर्स्ट उस टाइप के, अगर मैंने ले लिया ग्रुप का ऑर्डर है 21 यानी कि 7 × 3, और मैं क्या कह रही हूँ कि g क्या है, नॉन अबेलियन। ठीक है, दिस इंप्लाइज जो सेंटर होगा उसका ऑर्डर क्या है 1। अब देखो इसका 1 है, इट मीन्स दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट वन एलिमेंट विच विल डू नॉट बिलोंग्स टू zg। भाई देखो कोई ना कोई एलिमेंट होगा ना g में से जो सेंटर में बिलोंग नहीं कर रहा होगा। अब अगर ये सेंटर में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है, दिस इम्प्लाइज, जब मैंने वो प्रूफ करवाए थे, क्या कहते हैं, जब मैंने p क्यूब 2p में प्रूफ करवाए थे तो मैंने बताया था कि अगर कोई एलिमेंट zg में से नहीं है, दिस इम्प्लाइज zg इज अ प्रॉपर सब ग्रुप। और फिर अगर ये सेंटर में से बिलोंग नहीं कर रहा, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट अ t बिलोंग्स टू g सच दैट, कि कोई तो एक एलिमेंट होगा ना जो इसके साथ कम्यूट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज Na इज अ प्रॉपर सब ग्रुप किसका, g का। और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो Zg है वो किसका प्रॉपर सब ग्रुप है, नॉर्मलाइजर का। अच्छा तो यानी कि Zg इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ Na, यानी कि नॉर्मलाइजर ऑफ दैट एलिमेंट, एंड इट इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ G। अगर आप लोगों को इस स्टेप्स में प्रॉब्लम आ रही है तो लास्ट वीडियो जिसमें मैंने ऑर्डर ऑफ p क्यूब और 2p बताया है उसमें मैंने ये सारे स्टेप्स क्लियरली बताए हैं कि अगर जो Zg होता है वो एक प्रॉपर सब ग्रुप होता है तो कोई ना कोई एक एलिमेंट आता है जो सेंटर में से बिलोंग नहीं करता, सच दैट सेंटर ऑफ G इज अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A, और यहाँ से हमें नॉर्मलाइजर पता चल रहा है कि किसका प्रॉपर सब ग्रुप है, G का। अब देखो ये सब ग्रुप है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ Zg, अब देखो इसका ऑर्डर इससे लेस होगा और इसका इससे लेस होगा। अच्छा अब इसका ऑर्डर है PQ, अब मुझे पता है कि इसका ऑर्डर 1 है, तो इसके पास अगर ये प्रॉपर है तो इसके बाद ये P हो सकता है या फिर इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, Q। तो हम एक एक केस लेके चलेंगे, ठीक है। अच्छा अब इसका ऑर्डर है 21, तो यानी कि ये क्या है 21, यानी कि ये क्या हो सकता है 7 हो सकता है या 3 हो सकता है। क्लियर। अच्छा ओके
अच्छा, अब हम लिखते हैं क्लास इक्वेशन। तो 21 को कैसे लिख सकते हैं? अब देखो, सेंटर का एक एलिमेंट, अब देखो मुझे पता है कि इस ऑर्डर की भी हो सकती है, जो कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर है वो 7 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। तो मैंने दोनों लिख लिए एक बार करके, क्योंकि देखो दोनों के लिए चॉइसेस हैं। अच्छा, अब इसको काउंट करो, ये कितना बनेगा? इसको काउंट करेंगे 11 और यहाँ पे 21, यानी कि अगर मुझे यहाँ पे देखो कुछ भी आएगा, अब देखो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 7 आएगा या 3 आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, इसको कैलकुलेट करूंगी बाय यूजुअल टेक्निक, ठीक है। अब देखो ये मुझे पता है कि ये कंफर्म है कि ये आने है। अब देखो 21 माइनस 11 10 आ गया, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मुझे दो सम्स लिखने हैं तो 10 आ सकता है। अब देखो 21, अब बताओ कि 10 आ किससे सकता है? देखो अगर मैं कहूँ कि जो भी सारी क्लास इक्वेशन आएंगी वो सिर्फ 7 आएंगे, मतलब 3 उसमें आएगा ही नहीं, तो क्या 10 जो 7 है, 7 क्या वो कवर कर सकता है? देखो 7 + 7 ये क्या हो जाएगा? ये तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं कर सकता। अब मैं कहूँ कि अगर मैं सिर्फ सारे 3 ही ले लूँ, यानी कि 3 + 3 + 3, अब 9 तो आ गया, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? 3, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी 10 से बड़ा है। सिमिलरली अगर हम अब देखो 10 को, अब देखो ना सिर्फ सारे 7 चल सकते, ना सिर्फ सारे 3 चल सकते, यानी कि कॉम्बिनेशन चलेगा 7 और 3 का। तो एक बार 7 लिखो, एक बार 3 लिखो, 10 हो गया, यानी कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आएगा? 7 + 3, और यही क्या हो जाएगी? इसकी क्लास इक्वेशन। देखो कितना सिंपल है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं, जस्ट चेक करो, इतना कोई लंबा कुछ याद करने की फॉर्मूला की जरूरत नहीं है इसमें। यहाँ तक चेक करो, एक बार लिख दो, फिर दूसरी बार कॉम्बिनेशन बना के देख लो, क्या सिर्फ 7 से चल जाएगा, क्या सिर्फ 3 से चल जाएगा, या फिर सिर्फ दोनों के कॉम्बिनेशन से ही चलेगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने करके बताया। अब हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, ठीक है, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि अगर दूसरा एग्जाम्पल आता है तो हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर ले रही हूँ 39। अब देखो ये भी क्या है और जी क्या है? नॉन अबेलियन, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, ये क्लियर है। अब मुझे इसकी क्लास इक्वेशन लिखनी है, तो सिमिलरली मैं क्या करूंगी? देखो ऑर्डर ऑफ जेड जी क्या है? यहाँ पर भी 1 आएगा। दिस implies there exists a element which do not belongs to center of G such that जो सेंटर ऑफ जी है वो किसका प्रॉपर सबग्रुप बन जाएगा? नॉर्मलाइजर का, और नॉर्मलाइजर किसका प्रॉपर सबग्रुप बन जाएगा? जी का। तो यानी कि अब मुझे पता है कि इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 39 है, तो इसका ऑर्डर की चॉइसेस 3 हो सकती है, 13 हो सकती है। तो अब लिखते हैं इसकी क्लास इक्वेशन। देखो अब मुझे लिखनी है 39 को। देखो पहले तो सेंटर के लिए 1 लिख दिया, अब दोनों को लिख दो, एक बार 3 लिख दो, एक बार 13 लिख दो। अब देखो इसको काउंट कर लो, ये कितना बचा? ये हो गया 13 + 3 16 16 + 1 17। जो 39 में से 17 सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पर आ गया 22, यानी कि यहाँ पे मुझे कुछ 22 का लिखना है। यहाँ पे जो सम आना चाहिए वो 22 आना चाहिए। अब मुझे देखो 22 को लिखना है कि मैं कैसे लिख सकती हूँ। देखो क्या मैं 22 को सिर्फ 3 के सम्स में लिख सकती हूँ? देखो सिंपल से देख रहा है, 22 को मैं कभी भी नहीं लिख सकती। अगर मैं 3 को 7 टाइम्स ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 21, लेकिन मुझे एक और ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा 21 + 3। तो यहाँ पे 3 के तो टर्म्स में नहीं लिख सकते। अब आते हैं 7 की। अब देखो 7 3 21, सॉरी 13 के में लिखना है, तो देखो 13 एक बार जो तो ना आएगा, अगर मैंने 2 बार किया तो 13 + 13 26, तो ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या आएगा? इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही आना चाहिए। तो क्या हो गया? 13 + 3, तो एक बार 13 करा और फिर 3 करा। पर अब देखो इसको जो बचा के क्या चल रहा है? 22। अब मैंने ये और 2 ऐड कर दिए, तो अब ये 2 ऐड करे तो ये हो गया 16। अब इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आएगा? 22 - 16 6 आ जाएगा। अब जैसे ये 6 आया, यानी कि अब मेरा काम क्या है कि 6 को देखना। अब देखो 6 को क्या मैं सारे 13 के में लिख सकती हूँ? देखो 30 जो 6 है वो 13 से बड़ा है, तो वो भी नहीं आ सकता, ठीक है। 13 नो। अगर मैं इन दोनों के सम में लिखूं 13 + 3, तो वो भी नहीं आएगा। तो यानी कि जो मेरे पास ऑप्शन बचा वो क्या बचा? सिर्फ 3 और 3 ही बचा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो देखो ये तो हो गई कैलकुलेशन और ये मेरा हो गया आंसर कि इसकी क्लास इक्वेशन ये आएगी। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि डिफरेंट
उसके ट्राई कर सकते हो, जैसे 11 × 5 है, ठीक है। इसका आप लोग ट्राई करो और देखो कि इसकी क्लास इक्वेशन क्या आएगी। तो इसमें मैं ये बताना चाह रही थी। अच्छा, अब मैं देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप लोगों को दिख रहा हो। अब अभी तो मैंने पी क्यू टाइप की बात करी, लेकिन जब एक बार साइलो शुरू हो जाएगा ना, तो मैं p²q या pqr, ठीक है, इन तीनों के टाइप के भी बताऊंगी और वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक टर्म बताना चाहूंगी, व्हाट इज अ पार्टीशन ऑफ अ सेट, क्योंकि ये हम आगे के डायहेड्रल ग्रुप्स में यूज करेंगे। आपको बताना चाहूंगी देखो पार्टीशन ऑफ अ सेट क्या होता है। फॉर सपोज मैंने एक सेट ले लिया x, ठीक है, और ऑब्वियसली बात है नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि इसकी कार्डिनैलिटी क्या है, स्मॉल n है। तो मेन क्या होता है, जो पार्टीशन होता है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, कार्डिनैलिटी पे। तो वो क्या होता है, देखो पार्टीशन ऑफ अ सेट इज अ सीक्वेंस of natural numbers ni such that, देखो पहली कंडीशन क्या होती है कि सम अगर लेंगे n1 प्लस n2 प्लस nk, वो क्या आना चाहिए n, और सेकंड क्या होना चाहिए, ये जो सारे ni's है ना, ये लेस देन इक्वल्स टू होने चाहिए n से। यानी कि ये एक सीक्वेंस ले ली, ठीक है, ये एक सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की। अब देखो ये जो सीक्वेंस होगी ना, फाइनाइट सीक्वेंस होगी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आ गई सच दैट कि इनका सम n आना चाहिए और हर नंबर उससे लेस देन इक्वल्स टू n होना चाहिए। अब एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखो, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका। हाँ, पहले एग्जांपल ही देख लेते हैं। तो फॉर सपोज मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4, ऑब्वियसली बात है मुझे पता है इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 4। अब मुझे बताना है कि इसकी एक मतलब इसका एक पार्टीशन करके दिखाओ, 4 का पार्टीशन। अब देखो मैं एक ले रही हूँ, पहला एक मैं सीक्वेंस ले रही हूँ, देखो 1 1 1 1। अब देखो क्या ये सीक्वेंस सेटिस्फाई करेगा, देखो 1 + 1 + 1 + 1 4 आता है, और सारे यहाँ पे जो ni है, देखो ये क्या है, n1 हो गया, ये n2 हो गया, इस केस में ये n3 और इस केस में ये n4। तो इनका सम क्या आ रहा है 4। ये एक एग्जांपल हो गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल, मुझे मतलब 4 को तोड़ तोड़ के लिखना है। अब देखो मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1 + 1 + 2। अब देखो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, 4 से छोटे, और इनका सम क्या आएगा 4। तो यानी कि ये दूसरी सीक्वेंस हो गई। सिमिलरली इसकी जो तीसरी सीक्वेंस है, मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इसको 2 + 2 भी लिख सकती हूँ, ये भी 4 आएगा। और मैं कैसे लिख सकती हूँ इसे, 1 + 3 भी लिख सकती हूँ, ये भी 4 आएगा, क्योंकि देखो ये 1 और 3 भी छोटे हैं। अब मैं देखो 4 को 4 भी तो लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं n1 क्या कह रही हूँ, सिर्फ 4 है। तो ये सारे क्या हो गए, पार्टीशंस हो गए। अब ये हो गए एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशंस। अब एक चीज होती है कि नंबर ऑफ पार्टीशंस या फिर नंबर ऑफ सीक्वेंसेस कितने, देखो हाँ, कि नंबर ऑफ सीक्वेंसेस ऐसी कितनी हो सकती हैं सच दैट कि ये चीजों को सेटिस्फाई करे। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ, ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब होती है एक टर्म, एक होता है P ऑफ n। ये क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टीशंस, ठीक है, ऑफ अ सेट विद कार्डिनैलिटी n। फॉर एग्जाम्पल देखो ये पार्टीशन आए थे ना इसके केस में, ठीक है। इसके केस में कितने थे, देखो 4 के अगर आप लोग करोगे ना, और कोई इसकी सीक्वेंस का पार्टीशन नहीं हो सकता। तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर मुझे यहाँ पर P4 निकालना है तो P4 कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको एक दो लिख के दिखाती हूँ जो आपके एग्जाम्स में यूजुअली पूछे जाते हैं, या ठीक है। अगर मेरे को P1 का है, P1 का पार्टीशन सिर्फ 1 आएगा, P2 का क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे, देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2 को 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 1 + 1। अब मुझे अगर P3 का देखना है, P3 के कितने आते हैं, 3 आ सकते हैं। देखो 3 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 3 को मैं 3 लिख सकती हूँ, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1, और यहाँ पे 3 को 1 + 2। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे P5 का लिख रही हूँ, P5 के 7 होते हैं। ये आप लोगों का काम है कि आप लोग इसे चेक करो कि इसमें P7 कैसे, P5 का जो आएगा वो 7 कैसे आएगा, और आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि P6 कैसे आएगा। ये दो आप लोग करके लाना,
ठीक है, तो आज की क्लास में मैं इतना ही करा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं डायहेड्रल ग्रुप के बारे में डिस्कस करूंगी और फिर हम पूरे डायहेड्रल ग्रुप की कंजुगेसी क्लास देखेंगे और क्लास इक्वेशन कैसे लिखते हैं, और साथ ही साथ हम परम्यूटेशन ग्रुप को भी करेंगे। और उसी के साथ हम अपना क्लास इक्वेशन खत्म करके हम किस पे जाएंगे, साइलोज पे, क्योंकि साइलोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसे समझने से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो इजीली हो जाते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का ग्रुप दे रखा है, आप उसमें जाके मैसेज करके ज्वाइन करके उसको आप अपने कुछ भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है तो आप हमें वीडियो में कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिसको ज़रूरत है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पढ़ने की, उससे हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।